आज आपको मोशन से संबंधित कुछ टॉपिक दिए जा रहे हैं। जैसे कि जब मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे तो मोशन में मोशन फॉर सॉलिड, फिर इसके बाद मोशन फॉर फ्लूइड्स और लिक्विड्स, इस पर चर्चा होगा। हम पहले स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, क्योंकि मोशन जब भी चर्चा होता है तो उसमें देखा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी बात होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप मोशन ले रहे हैं। यह गति की जो चर्चा हो रही है तो कोई कण अगर गति कर रहा है तो किसके सापेक्ष गति कर रहा है, इसकी चर्चा होती है। तो इस तरह से हम आज आपको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बोर्ड पर कुछ लिख दिया गया टॉपिक, मोशन इन वन डायमेंशन, एक बीमी दिशा में किसी कण या पिंड की गति। तो एक बीमी दिशा में किसी पिंड या कण की गति, इस पर चर्चा हो रहा है। तो ये कहा जाता है कि मोशन किसे कहते हैं, तो कहा जाता है विदाउट कंसेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन इज नेवर पॉसिबल। बताया गया है कि हम गति की कल्पना तभी कर सकते हैं जब हमें ये मालूम हो कि हम किसके सापेक्ष जानना चाहते हैं। वैसे मोशन को डिफाइन करने के लिए आप कर सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एनी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस तरह से किसी सराउंडिंग के सापेक्ष यदि कोई कण किसी परिवेश में, किसी दिए हुए फ्रेम में उसके सापेक्ष कोई कण अपनी स्थिति में परिवर्तन समय के साथ करता है तो उसे गति कहते हैं। तो यहाँ कंसेप्ट ऑफ मोशन एंड कंसेप्ट ऑफ फ्रेम्स, यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल नहीं होती है तो उसको रेस्ट कहते हैं या विराम अवस्था कहते हैं। तो ये कोई ऐसे टॉपिक नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें समय लिया जाए या आपसे इस तरह की कोई डेफिनेशन पूछी जाती है। आप तैयारी करने के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो इसको हमने ऐसे लिख भी दिया है जिससे कि समय ज़्यादा लॉस ना हो, साफ साफ आपको दिखाई भी देगा। अब मोशन को हम आगे बढ़ाए हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। जब गति की बात होती है तो वहाँ चर्चा होता है। देखिए लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। तो फर्स्ट दिया गया है यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड दिया गया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट दिया गया है यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहा जा रहा है, द मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इस तरह से जब एक निश्चित समयांतराल में तय की गई दूरी नियत होती है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। किसी निश्चित दिशा में और निश्चित समयांतराल में तय की गई दूरी नियत होती है तो इसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी लिखा है द मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो आप इसी में एक लाइन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। तो जब कोई गतिमान कण असमान दूरी नियत समय में अथवा निश्चित दूरी असमान समय में तय करता है तो उसे असमान गति कहा जाता है। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म के लिए इफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल or equal distance in different time interval, then for both cases the motion is called non-uniform motion। तो आपने सुना, तो इस तरह से हमने क्या लिखा कि गति जो है दो प्रकार की होती है और अभी आपने सुना यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इन सबको लिख दिया गया है। इस तरह से आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि गति क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, लेकिन चैप्टर के स्टार्टिंग में सब इंट्रोडक्शन दिया जाता है और वो हम आपको बता भी रहे हैं। अभी आपको हमने बताया कि मोशन के लिए तभी कहा जा सकता है जब हम किसी फ्रेम को फिक्स करते हैं और उसके सापेक्ष अध्ययन करते हैं। जैसे हम मान लें दो बसें एक ही दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं, दो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और उनकी अगर स्पीड एक समान हो और उनमें पास फ्रंट में दो कोई फ्रेंड या कोई दो ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु रखी गई हो तो एक दूसरे के सापेक्ष वो रेस्ट में समझ में आएंगे, विराम अवस्था में समझ में आएंगे। क्यों?
जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई गति नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों की चाल बराबर है तो हमेशा एक ही पोजीशन पर होंगे। उनकी पोजीशन समय के अनुसार चेंज नहीं हो रही है तो उन्हें लगेगा कि हम विराम या रेस्ट में हैं। लेकिन जब आप किसी थर्ड पर्सन को जो कि उस मूविंग व्हीकल से बाहर है वो देखता है तो वो कहेगा कि दोनों ही जो है या तो उसके पास आ रहे हैं अगर वो निकट आ रहा होगा, या कहेगा कि हमसे वो दूर जा रहे हैं। तो इस तरह से एक ही मोशन जो है बस के रिस्पेक्ट में दोनों के या मूवी व्हीकल के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी महसूस हो रहे हैं, और जबकि रोड के फ्रेम मान लिया जाए तो रोड के सापेक्ष वो दोनों गति कर रहे हैं। तो कंसेप्ट ऑफ मोशन इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक आपको लाइन मिलता है कि गति की संकल्पना हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष करते हैं और उसी के अनुसार हम उसकी माप करते हैं। तो हम इन टॉपिकों के आगे यहाँ पर लिख दिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वैसे भी आप जानते हैं कहीं पर आप जाते हैं किसी से मिलने और अगर वो अननोन पर्सन है, आपको नहीं जानता है, तो आप वो एक रेफरेंस देते हैं कि हम यहाँ से आए हैं, और इस तरह से वो व्यक्ति आपको जानता है या उसके बारे में जो सूचना मिलती है उसमें वो संज्ञान लेता है और आपको फिर स्पष्ट करता है। तो इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यहाँ रेफरेंस शब्द आया है और फ्रेम आप जानते हैं जिसमें किसी चीज़ को आप फिट कर सकते हैं। जैसे घरों में आप फोटो फ्रेम करते हैं तो एक ऐसा फ्रेम होना चाहिए जिसमें हम मोशन को फिट करते हैं और उसके सापेक्ष अध्ययन करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताया गया है कि यह वास्तविक भी हो सकता है या काल्पनिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बोर्ड को ही मान ले रहे हैं कि ये कोई फ्रेम है जिसके सापेक्ष हम इस पर रिटेन कर रहे हैं और आप इसका अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो फ्रेम कोई भी हो सकता है, चाहे वो बोर्ड हो, मकान हो, रोड हो, या कोई प्लेनेट हो, सैटेलाइट हो या स्पेस हो, और रियल हो या हाइपोथेटिकल हो, जिसको आप मानकर आप अध्ययन करते हैं। जैसे हाइपोथेटिकल में कहा गया था कि ईथर इज गिवन पार्टिकल इन स्पेस, तो वहाँ पर जो है स्पेस को फ्रेम में मानकर ईथर पार्टिकल की कल्पना करके और वहाँ पर मोशन का अध्ययन कराया जाता है। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखा हुआ है इनर्शियल फ्रेम, फिर लिखा हुआ है नॉन इनर्शियल फ्रेम। दैट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा कि आपको मोशन इन वन डायमेंशन के लिए दिया जा रहा है। तो इसमें इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम किसे कहते हैं इस पर डिस्कशन होता है, या जड़त्वीय तंत्र किसे कहते हैं इस पर डिस्कशन होता है। तो एक डिफिनेशन आपको ये मिलता है कि एक ऐसा फ्रेम जिसमें हम न्यूटन के प्रथम या द्वितीय नियम का अध्ययन करते हैं या द्वितीय नियम उसका फॉलो करता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर न्यूटन सेकेंड लॉ इज वैलिड, ऐसा भी डिफिनेशन दे देते हैं, इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम, तो उसको इनर्शियल फ्रेम कहा गया है। या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा फ्रेम जिसमें हम अलग अलग ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हों एक ही दिशा में, तो दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो वो एक दूसरे के सापेक्ष रेस्ट में होंगे, या उनकी रिलेटिव वेलोसिटी या उनके मोशन के लिए कोई इक्वेशन या रिलेशन आप प्राप्त कर सकते हैं और वो उस पर अप्लाई होगा, जिसे आप लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, बीजरेखी गति का समीकरण कहते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी मानकर ज्ञात भी कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेम को अगर हम रेस्ट में ले लें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो उसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी या रियल वेलोसिटी मानकर अध्ययन कर लिया जाता है, या जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रियल वेलोसिटी के बराबर मानकर अध्ययन कर लिया जाता है। तो इनर्शियल फ्रेम हो गया। अब यहाँ देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसको आप अदर पॉइंट में दे दीजिए जिसमें न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई ना हो या स्यूडो फोर्स की बात होती हो, उसे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे रोटेशनल फ्रेम, अगर कोई चीज रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है, एक्सलरेट कर रहा है, तो इसमें और भी आप कह सकते हैं एक्सलेटेड फ्रेम। त्वरित चाल से अगर कोई फ्रेम गतिमान है, या कोई फ्रेम घूर्णन गति कर रहा हो, या कोई फ्रेम त्वरित चाल से गतिमान हो,
तो उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, अजड़त्वी तंत्र कहते हैं। और जड़त्वी तंत्र में कहा गया है कि वह रेस्ट में हो सकता है या एक समान चाल से गतिमान हो सकता है। मोशन में त्वरण नहीं आएगा, तो जब त्वरण को जीरो करेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है या वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है। यहाँ आपको एक दूसरी भी डेफिनेशन प्राप्त हो जाती है, क्या? इफ एनी फ्रेम इज एट रेस्ट पोजिशन आर मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन द गिवन फ्रेम इज आल्सो नोन एज इनर्शियल फ्रेम। तो यदि कोई फ्रेम विराम अवस्था में है या नियत चाल या नियत वेग से किसी निश्चित दिशा में जा रहा हो यूनिफॉर्म स्पीड से, तो हम उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहते हैं और उसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का फॉलो होता है। आप शॉर्ट में सेकंड लॉ ही बोल दीजिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम, अभी हमने कहा एक्सलेटेड फ्रेम, त्वरित चाल से गतिमान फ्रेम। अभी जो वर्ड मिला आप यहाँ देख भी सकते हैं, एक्सलरेटेड फ्रेम, ये कहा जा रहा है एक्सलेटेड फ्रेम। और इसमें कहा जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बी को हम कांस्टेंट कह रहे हैं, या रेस्ट होगा तो आर कर दे रहे हैं, बी में भी जीरो, इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम। एक्सलेटेड फ्रेम, त्वरित चाल से गतिमान हो, ये को आप कांस्टेंट ले रहे हैं। न्यूटन से सेकेंड लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं है, तो ए वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन त्वरित फ्रेम होगा। जैसे ए अगर वेरिएबल है तो आप यहाँ पर ए को वेरिएबल कर दीजिए। एक्सलेटेड फ्रेम में अगर वेरिएबल है, वेरिएबल ले लीजिए। इनर्शियल फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई उदाहरण आप देना चाहते हैं तो जिसमें कि ऑब्जेक्ट स्यूडो फोर्स का अनुभव करता है, जिसको छात्रंग मूल बल कहते हैं या उसको हम लोग काल्पनिक बल भी कहते हैं, तो वैसे उदाहरण में देते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ को आप रखते हैं नॉन इनर्शियल के लिए, तो हमने न्यूटन के आधार पर आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताया, मोशन के बारे में बताया। मोशन क्या होता है, गति क्या होता है, गति कितने प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपने एक जनरल कंसेप्ट देखा जो कि मोशन से संबंधित था और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से संबंधित था, जो आपको बताया गया। अब टॉपिक पर आ जाइए, क्योंकि इंट्रोडक्शन ठीक है, इतना पर्याप्त है। मेन जो टॉपिक होना चाहिए, जो कि जिससे प्रॉब्लम बनते हो या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी हेल्प हो सकता है वो देखिए। तो हम इसमें फिजिकल क्वांटिटी को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मोशन से संबंधित जो भी क्वांटिटी है वो क्या है, कैसे जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाउंडेशन है मोशन इन वन डायमेंशन। तो इसको आप कह सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में तो वन डायमेंशनल मोशन लिया जा रहा है। कोई कण किसी एक निश्चित दिशा में गतिमान होना चाहिए और उससे संबंधित यहाँ पर अध्ययन होगा। तो इनमें आने वाली फिजिकल क्वांटिटी कौन से हैं, उनमें क्या रिलेशन है, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मोशन से संबंधित हम लोग जो वर्डिंग लेते हैं, जो वन डायमेंशन है, तो जैसे डिस्टेंस है, दूरी, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, इस तरह से दूरी है, विस्थापन है, चाल है, वेग है, एक्सेलरेशन, त्वरण है। इसमें हम इनका अध्ययन करते हैं, या अभी भी आप देखना चाहें, लीनियर इक्वेशन फॉर मोशन, लीनियर इक्वेशन फॉर मोशन, लीनियर मोमेंटम,
तो इस तरह से इनमें डिस्कशन होगा और इस पर जो टॉपिक्स होंगे इनका पार्ट भी होगा। वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो इन पर सब डिस्कशन होगा। स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है, सब पर डिस्कशन होगा। तो टॉपिक स्टार्टिंग आपको क्लियर हो रहा होगा। मोशन से संबंधित जो भी पॉइंट दिए जा रहे हैं बोर्ड पर लिखा जा रहा है उसको आप ध्यान देंगे। छोटे छोटे डिफिनेशन आप लोग ऐसे ही तैयार कर लेंगे। जैसा कि हमने लिख दिया डिस्टेंस। अब सब ये चीज़ें बोर्ड पर पढ़ाने के लिए नहीं है, खासतौर से जब आप तैयारी करते हैं इतना तो अनुभव आपको होना चाहिए। फिर भी ये कहा जा सकता है कि यदि कोई वस्तु या कण या पिंड या निकाय गति करता है तो उनके गति के समय विभिन्न बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होने वाले पथ की संपूर्ण लंबाई जो है वो दूरी कहलाती है। तो टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस फॉर ए पर्टिकुलर मेजरमेंट। इस तरह से दूरी किसी गति अवस्था में तय की गई संपूर्ण लंबाई जो है दूरी कहलाती है। यह अदिश राशि होगा क्योंकि ये किसी भी पोजीशन में जाकर अपना लेंथ ले सकता है। जैसे स्ट्रेट है तो ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, ए से बी तक दूरी में आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, इस तरह से। तो डिस्टेंस को हमने क्या बताया कि ये स्केलर है। ऐसा यूनिट आप जानते हैं, सिंबल जानते हैं इसका। लेकिन ये कहा गया कि किसी निश्चित दिशा में अगर आप जो लंबाई लेते हैं तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है। किसी निश्चित दिशा में गतिमान कण के पथ की लंबाई किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य ज्ञात की जाए तो वह दूरी विस्थापन के बराबर होता है। तो जैसे हम पहले वाले में देखें तो इसमें जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है वही आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो दूरी और विस्थापन यहाँ दोनों क्या है बराबर। लेकिन अगर आप इसमें देखते हैं तो कह सकते हैं कि डिस्टेंस लार्जर है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। इसमें आप ऐसे देख सकते हैं। तो आपको अभी हमने दूरी के बारे में बताया और ये टॉपिक केवल पॉइंट देने के लिए है, ऐसा कोई हेल्प नहीं है हमारी तरफ से जो आपको ना आता। डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है आपको सब टॉपिक आता होगा तो लगेगा कि ये सब टाइम पास हो रहा है, तो ऐसा नहीं। स्टार्टिंग है, कुछ तो कंसेप्ट या पॉइंट देंगे और जानते हैं अच्छी बात है, आप वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव पाथ लेंथ बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑब्जर्व फॉर पर्टिकुलर टाइम। तो किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी दिए हुए बिंदुओं के मध्य विस्थापन कहलाती है। जैसे ए और बी के बीच में कोई डायरेक्शन फिक्स है तो जो डिस्टेंस है वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? किसी निश्चित दिशा में कण द्वारा तय की गई रास्ते की जो लंबाई है वो दूरी विस्थापन के बराबर होती है। या किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो न्यूनतम दूरी होगी वो विस्थापन के बराबर होगी। जैसे हमने एक खींचा है, ऐसे दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी ये 2 पॉइंट्स हैं और आपको इस तरह से दे दिया जाए, तो देखिए S1 S2, तो आप कह सकते हैं S जो है डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट
तो shortest distance between any two given point is also known as displacement। तो इस तरह से आप विस्थापन की ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि दिए हुए दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यह एक सदिश राशि होगी क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट को आप वेक्टर कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी आप जानते हैं यूनिट वगैरह सिंबल वही होगा, क्योंकि जो डायमेंशन है आपको याद है, डायमेंशन का भी स्केलर और वेक्टर में विभेद नहीं करता है। चाहे आप डिस्टेंस के लिए लिखिए चाहे डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखिए, दोनों के लिए देखिए यहाँ पर कैपिटल दिया जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको मिले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। हम मोशन की बात कर रहे थे जिसमें वेलोसिटी आएगा, स्पीड आएगा। तो अगर हम वेलोसिटी लेते हैं वेलोसिटी की बात करते हैं तो शॉर्ट में तो आप जानते ही हैं कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो इस तरह से अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आपको मालूम है dx बाई dt, या कोई कॉमन नाम देना चाहते हैं तो dr बाई dt। r का कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन x पर भी हो सकता है या y पर हो सकता है या z पर हो सकता है, किसी एक पार्ट में ये r की पोजीशन हो सकती है। तो विस्थापन की दर को ही हम यहाँ लिखें, दर मतलब टाइम से संबंधित है और ये शो किया गया है। तो वेलोसिटी को आप वेक्टर के रूप में लेंगे, कैसे देख लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है जो कि सदिश है, और जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो सब स्केलर हैं, जितने भी मूल राशियां हैं वो स्केलर हैं। तो टाइम आपका फंडामेंटल है, स्केलर है, तो यहाँ पर ये वेक्टर है और ये स्केलर रह गया है। हालांकि आपको कुछ अपवाद भी मिलेगा, जैसे आप प्रेशर आप पढ़ें F/A, तो वहाँ पर देखिए फोर्स वेक्टर है, एरिया स्केलर है, बट P इज नॉट वेक्टर। P को वेक्टर नहीं कहा गया है क्योंकि P को आप स्केलर कहते हैं, स्केलर। तो इसके पीछे कुछ रीजन भी है, बेसिक चीज भी है, जैसे कि एनर्जी मेजरमेंट इन एयर बैलून। मान लीजिए कि विंड फ्लो हो रहा और किसी दीवार पर प्रेशर दे रहा था, जैसे हवा का प्रभाव बढ़ रहा हो और किसी पर्टिकुलर बैलून से होकर जा रहा हो, तो आप इसको ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। अब इसमें देखिए एनर्जी के जूल आप लिखते हैं, जिसको आप न्यूटन मीटर में शो करते हैं। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले लीजिए तो ये आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि प्रेशर की यूनिट को शो कर रहा है। एनर्जी स्केलर है, ये भी स्केलर है और रेशियो भी स्केलर होगा। तो इस तरह से देखिए स्केलर शो कर रहा है यहाँ पर P की पोजीशन। तो डायरेक्ट यहाँ से आपको वेक्टर की तरह शो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्केलर प्रॉपर्टी है। और सुन लीजिए, जैसे हम लोग प्रेशर की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, फोर्स अप्लाइड नॉर्मली पर यूनिट एरिया एट ए गिवन पॉइंट और स्पेस इज नोन एज प्रेशर। तो जब हम किसी दिए हुए तल के किसी बिंदु पर या किसी स्थान पर लंबवत कोई बल एकांक क्षेत्रफल पर लगाते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, तो उसे दाब कहते हैं। तो आपने सुना, देखिए इसमें हम फिक्स कर दिए, क्या डायरेक्शन को फिक्स कर दिया, जबकि वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन वेरिएबल होता है, या डायरेक्शन का नाम आ रहा है, कंफ्यूजन होता है। किसी पृष्ठ तल के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब को प्रदर्शित करता है। तो देखिए हम डायरेक्शन ले रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड, तो परपेंडिकुलर या नॉर्मल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो जैसा कि हम डायरेक्शन भी ले रहे हैं, बट डिफिनेशन में डायरेक्शन को वेरिएबल अलाउ नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल है तो नॉर्मल ही। अब ये नहीं कि पैरेलल भी हो जाएगा या और कंडीशन में हो तो फिर प्रेशर का प्रभाव मिनिमाइज या समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे कंफ्यूजन वाले टॉपिक जिसमें ऐसा लगता हो कि वेक्टर हो और डायरेक्शन भी आता है, जैसे करंट, तो हम लोग कहते हैं कि फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन सब भी बोलते हैं, आपको कहते हैं कि फंडामेंटल है और स्केलर है। तो जहाँ वैल्यू थ्योरम की बात आती है, आप कहते हैं कि फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल
between two terminals of given conductor। तो किसी दिए हुए चालक में धन विभव से ऋण विभव की ओर धारा की दिशा प्रभावित होती है। वहाँ डायरेक्शन का भी नाम आ गया और फिर कहा भी जा रहा है कि स्केलर है। तो रीजन क्या है, क्योंकि आप फिर वेरिएबल नहीं करते हैं, पर्टिकुलर पोजीशन फिक्स रखते हैं, बार में बोलते हैं। अब जबकि वेक्टर क्वांटिटी स्पेसिफिक कंडीशन के अनुसार अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते। कंफ्यूजन में ये आता है कि करेंट डायरेक्शन में देते हैं फिर भी स्केलर करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को वैसे भी स्केलर कहा गया है, किसी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, स्पेसिफिक प्लेस पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता है। इसी तरह से आपको और भी टॉपिक सरफेस टेंशन में भी आपको इस तरह कंफ्यूजन मिलेगा। सरफेस टेंशन के लिए यहाँ पर जो है F/L, तो किसी पृष्ठ तल में जो स्पर्श रेखा की दिशा में पृष्ठ तल पर खींची गई कोई काल्पनिक रेखा लिया जाए, उसकी लंबाई, तो उस लंबाई के लंबवत दिशा में या एक प्रतीकांक लंबाई के लंबवत दिशा में लगने वाला जो बल होता है उसको आप पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। तो जैसे ये तल में कोई लाइन खींच दी है प्लेन में ही, और इस या कोई लिक्विड है, इस तरह से पूरा फ्लो है ऐसे। अब इसके तल में ये ऐसे नहीं लेना है, इसी के तल में लंबवत, ये लंबाई है, इसी का एक तल है ऐसे। ये आप बोर्ड में नहीं दिखा सकते क्योंकि ये प्लेन ऐसे है, हमें ऐसे चाहिए। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसे खींचा जा रहा है क्योंकि बोर्ड में उपाय नहीं है, तो हम इस तरह बात कर रहे हैं। और ये बोर्ड फिगर देखकर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर होना चाहिए। ये F हो गया, ये L है, F/L है। ये वेक्टर स्केलर, तो ये वेक्टर होना चाहिए, बट इट इज नॉट वेक्टर। क्यों? हम डेफिनेशन में उसका डायरेक्शन फिक्स कर रहे हैं कि किसी दिए हुए द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ तल के प्रत्येकांक लंबाई की लंबवत दिशा में, उसी तल में लंबवत दिशा में लंबाई का लंबवत ले रहे हैं, जो बल कार्य करता है उसको आप पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। तो यहाँ देखिए आप वेरिएबल नहीं ले पाएंगे, फिक्स हो गया, इसलिए सरफेस टेंशन इज स्केलर क्वांटिटी। तो हम वेक्टर में डिस्कशन करेंगे, यहाँ तो आपको हम सिर्फ ऐसा कुछ पॉइंट आ गया तो हमें दे दिया। तो आपने देखा क्या बताया जा रहा है कि वेलोसिटी को वेक्टर कहा जा रहा है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टाइम स्केलर है, वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर। ज्यादा नहीं फॉलो करेगा, कुछ अपवाद अगर आप छोड़ दें तो ये रूल फॉलो करेगा कि वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर ही आएगा। कुछ अपवाद हैं जो नहीं आएंगे। वेलोसिटी, स्पीड, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वहां डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस का वर्ड रेशियो टू पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो वही शब्द यहाँ पर डिस्टेंस के लिए हो जाएगा और ये टाइम इंटरवल के लिए हो जाएगा। तो ये स्पीड, बाकी जो है फिर ये स्केलर है क्योंकि यहाँ स्पीड की चर्चा है की जाएगी, तो ये डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो ये फिक्स है, स्केलर आएगा। बाकी यूनिट वगैरह में फर्क नहीं है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर डायमेंशन अभी आपने सुना, सिमिलर आएगा। LT-1, LT-1 इस तरह से सिमिलर आएगा। तो वेलोसिटी है, स्पीड है। अब हम इसको मेजर जब करते हैं तब आपके लिए क्वेश्चन बनता है। मुख्य पॉइंट यही है, मेजरमेंट जब आप लेते हैं तो ये प्रॉब्लम बनता है, मेजरमेंट पर बनता है, इससे पहले नहीं। तो मेजरमेंट पर ध्यान देना है। तो मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की मापन या हम वेग का मापन कैसे करते हैं, तो अलग अलग चीजें, जैसे अभी हम बता रहे थे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, या देखा जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इस तरह से लिया जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और फिर कहते हैं कि वेलोसिटी वेरिएबल है, तो कैसे इसको समझेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी को कैसे समझेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे समझेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी को कैसे समझेंगे? कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उससे और यूनिफॉर्म से हम क्या रिलेशन लें, या वेरिएबल को नॉन यूनिफॉर्म से कैसे लें। नाम में कई नाम आ जा रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं वेरिएबल है और नॉन वेरिएबल भी कह रहे हैं, यूनिफॉर्म भी बोल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल रहे हैं, आगे एवरेज वेलोसिटी भी बोलेंगे। तो क्या पॉइंट लें जो इन दोनों में कॉमन भी है या अलग अलग भी है। जैसे हमने कहा कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में आपको हम दे रहे हैं यहाँ पर
कांस्टेंट वेलोसिटी या हम कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में यहाँ पर कोई पॉइंट लिख दे रहे हैं, जैसे कि dr/dt। तो यहाँ कोई पर्टिकुलर टाइम होगा जो फिक्स होगा, जैसे मान लीजिए 3 सेकेंड। कोई कण जो है कंटिन्यू मोशन में है और आपने पूछ लिया, जैसे ये कण चल रहा है 1 डायमेंशन में ए से बी और इस पॉइंट पर है जो कि टाइम टेकन 3 सेकेंड है, तो आपने कहा कि इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पर, तो नाम दिया गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट वेयर t इज कांस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन समस्या ये आती है कि t कहाँ कांस्टेंट होता है, स्थिर मानते ही नहीं है, तो इस हिसाब से भी नहीं बन पाता है, क्योंकि जब समय स्थिर नहीं है तो यहाँ पर फिर ये पॉइंट dt सब वेरिएबल होगा, कोई लिमिट लेके शो कर रहा होगा। अर्थात डायरेक्ट हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मेजर नहीं कर पाते हैं, तो एवरेज लेते हैं, एवरेज में लिमिट लेकर शो करते हैं कि हमारा इंटरवल चेंजेस है वो टेंस टू 0, मतलब इतना कम हो कि उसको हम मेजरमेंट में नगण्य मान हटा दें। तो इस तरह से देखिए, अगर एवरेज का ये सिंबल हो और आपने यहाँ पर लिखा हो ΔR/ΔT, तो यहाँ इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करने के लिए लिमिट लगा दिया जाएगा। लिमिट को शॉर्ट में LIM भी लिखा जाए, ΔT टेंस टू 0। ये देखिए फिर जो लिखा है ΔR/ΔT, इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट करते हैं dR/dt। तो उम्मीद है तात्क्षणिक वेग हिंदी में इसको कहते हैं, कभी कभी तत्कालीन वेग भी बोलते हैं। तात्क्षणिक वेग या तत्कालीन वेग किसी निश्चित समय पर गतिमान कण का वेग तात्क्षणिक वेग या तत्कालीन वेग कहलाता है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर है तो ये वहां पर वो वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। अब ये कंटिन्यू अगर ये बना रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, कांस्टेंट है। मान लीजिए कि हमने ये मेजर किया, इसकी वेलोसिटी आ गया यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये कंटिन्यू हो गया तो इसी को यूनिफॉर्म भी कर दें, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म हो गया क्योंकि अब ये जब तक मूव करता रहेगा पर्टिकुलर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी। तो यूनिफॉर्म, कांस्टेंट और इंस्टेंटेनियस तीनों लेकर हम समझा रहे हैं। इंस्टेंटेनियस डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है, एवरेज से लिया जाता है और एवरेज की वैल्यू यहाँ लिखकर दिखाया गया है। एवरेज के लिए यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट के रूप में दिखाया गया है और इफेक्टिव टाइम इंटरवल के रूप में दिया गया है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर रेशियो गिवन इफेक्टिव टाइम इंटरवल। लेकिन इसको इंस्टेंटेनियस में लाने के लिए ये लिमिट लिया गया है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही समय के लिए शो होना चाहिए, टाइम स्थिर नहीं होता है, इसलिए हम लोग इंटरवल को 0 के लगभग शो करते हैं, जैसे ΔT T2 माइनस T1। तो ये डिफरेंस इतना कम हो उसको हम 0 भी ना कर सकें और 0 की ओर अग्रसर होते हुए दिखाएं। तो आपने अभी क्या देखा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सुना, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसको दिखाने का तरीका यूनिट, जैसा अभी आपने सुना मीटर पर सेकेंड या डायमेंशन LT-1। तो इसको दिखाने के लिए ग्राफ भी दिया जाता है। ग्राफ में क्या होता है कि आप कांस्टेंट वेलोसिटी दिखाइए, तो ग्राफ में आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचते हैं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन में। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और रेस्ट से आप लेना चाहते हैं वेयर इनिशियल वेलोसिटी इज 0,
एट टी इक्वल टू 0, तो सेंटर पर ये हम लिखा हुआ है, तो यहाँ एस भी 0 है, एट सेंटर, ये ऐसे बढ़ा दीजिए। तो आपको ये ध्यान देना होगा, ये थीटा एंगल जो है ये स्लोप कहा जाएगा, स्लोप ऑफ कर्व। तो आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए, जैसे हमने कहा था कि मोशन में वेलोसिटी को मेजर करने के लिए कोई पर्टिकुलर ले लिया जाएगा, उस पॉइंट पर हम स्लोप निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि वो पार्टिकल यहाँ पर है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, तो ये आपका ds, अगर ये r से शो करेंगे, सपोज कर लीजिए r से शो कर रहे हैं, और ये इंटरवल dt, तो आपने पढ़ा होगा स्लोप जो है ग्रेडियंट के रूप में लिया जा रहा है, स्लोप ऑफ कर्व ग्रेडियंट के लिए, तो tan थीटा तो dr/dt, देखिए लंब बटे आधार, ये ट्रायंगल बन गया। ओरिजिन मान लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी ले लीजिए। तो जो राइट ट्रायंगल चूंकि आपने परपेंडिकुलर किया है तो ये 90 डिग्री पर होगा, तो इस तरह से tan थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा, और ये प्रवणता है m इक्वल टू tan थीटा dr/dt। अब जो इंटरवल आपने यहाँ दिखाया है, आगे भी इंटरवल इधर ले लीजिए। मान लीजिए कि फिर से आप नया इंटरवल लेना चाहते हैं आगे भी, जो ये dt हो ये, और ये कोई अगला पॉइंट हो, तो फिर यही थीटा आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग डी थीटा भी लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट पोजीशन के लिए। तो ओ से बी, बी से सी है, यहाँ पर कोई डी, और इसको हम एम मान ले रहे हैं, या ए से डी ई ले रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, ये जो स्लोप दिखाया जा रहा है, पर्टिकुलर इंटरवल के लिए स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म मोशन है। तो दो शब्द आपको मिला, कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ सामने है और ये स्लोप को डिफाइन कर रहा है। तो कभी कभी चर्चा होता है ये यूनिफॉर्म मोशन। देखिए थोड़ा सा अगर ये कहा जाए कि कांस्टेंट और यूनिफॉर्म को डिफरेंस करना चाहते हैं कि नहीं, तो कांस्टेंट तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ही हो गया, यूनिफॉर्म जो कंटिन्यूटी हो गया, मतलब कि ये इंटरवल आगे भी बढ़ रहा है। कांस्टेंट वाली वो पर्टिकुलर पॉइंट भी हो सकती है। तो यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये ग्राफ से दिखाया गया। ग्राफ जो खींचा गया था वो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने यूनिट नहीं लिखा था, ये ध्यान रखिएगा ग्राफ खींचते समय। जैसे जो भी ग्राफ खींचा जाएगा, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ लिख देना चाहिए मीटर, इधर टाइम है तो लिख देना चाहिए सेकेंड, या जो भी आप यूनिट को करना चाहते हो। अब मान लीजिए इस तरह हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब देखिए टू डिफरेंट पार्टिकल्स एंड डी मूव्स इन वन डायमेंशन, एक ही दिशा के लिए या बिजली की गति में दो अलग अलग कण हैं जिनकी गति के लिए ये ग्राफ खींचा जा रहा है, और एक्स एक्सिस के सापेक्ष एक का θ1 है, दूसरे का θ2 है। तो आप पहले वाले के लिए ग्रेडियंट ले लीजिए, m1 इक्वल टू tan θ1, और पर्टिकुलर कोई एक क्रॉस पॉइंट ले ले रहे हैं ऐसे। देखिए ये ओरिजिन, इसको आप कोई नाम दे दीजिए, जैसे ये C और D मान लीजिए। इसको O से D तक का इंटरवल dt ले लीजिए, इसको आप P मान लीजिए। तो P से D तक का जो डिस्टेंस है dr1 मान लीजिए, इसको dr2 मान लीजिए। चाहे y अक्ष पर लेना हो dy1 dy2 मान लीजिए। ये पूरा यहाँ तक के लिए होगा, ये यहाँ तक के लिए होगा, और ये जो होगा सिर्फ यहाँ तक के लिए होगा। तो आप रख सकते हैं dr1 के लिए, देखिए dr1 dt, m2 ले लीजिए tan θ2 dr2/dt। अब आपसे कहा जाए कि ये जो ग्रेडियंट है वो डायरेक्ट वेलोसिटी को शो कर रहा था। जैसे θ1 b के लिए लिखे हैं तो वेलोसिटी रिलेटेड विद पार्टिकल b, ये a से रिलेटेड है तो वेलोसिटी रिलेटेड विद पार्ट के लिए ऐसे देखिए। तो इसमें अभी आपने देखा कि θ2 ग्रेटर देन बाय θ1,
या आप कह सकते हैं m2 ग्रेटर देन बाई m, तो आप कह सकते हैं va ग्रेटर देन बाई va। अर्थात इन दोनों पथों में देखा जाए तो जो कण ए पर चल रहा है उसकी चाल या वे की चर्चा हो रही है, जो पथ बी पर चल रहा है कण उससे ज्यादा है। तो कैसे मालूम हो गया? स्लोप को लेकर। तो क्या हमने बताया? डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होगा, ढाल होगा, और यूनिफॉर्म है तो कंटिन्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन अगर अलग अलग है तो कोई ज्यादा और कोई कम हो सकता है, इसकी तुलना की जा सकती है। तो हमने दो कणों का लिया और दिखाया कि किसकी चाल ज्यादा और किसकी कम है। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह किए होंगे तो देखे होंगे, इस तरह से भी खींचा जाता है। तो आपने सुना होगा कि एक कण जो है ए से चलना प्रारंभ कर रहा है और इस पॉइंट पर पहुंच रहा है सी, और उसी समय एक दूसरा कोई कण है बी से चलना प्रारंभ कर रहा है, वो सी पे पहुंच रहा है। कहा जाता है कि इसमें बताइए किसकी वेलोसिटी अधिक है। तो करना कुछ नहीं है, इसको चेक करने के लिए यही ग्रेडियंट निकाल लीजिए। जैसे एक्स एक्स के पैरेलल जो है, आप यहाँ पर लाइन खींच लीजिए, एक्स एक्स के पैरेलल हो। आप इसको देख लीजिए, ऑलरेडी एक्सिस है, इसको मान लीजिए θ1 है, इसको ले लीजिए θ2 और यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए। देख लीजिए किसके जिसकी ये वेलोसिटी ज्यादा आएगा, जिसके लिए स्लोप ज्यादा आएगा उसकी वेलोसिटी अधिक है। वैसे इसी का ज्यादा आएगा θ1, तो θ1 का ज्यादा आएगा, θ2 से दिख भी रहा है आपको ये ज्यादा, अर्थात जो AC पर गया है उसकी चाल BC की तुलना में क्या है? अधिक है। तो हम इसमें प्रॉब्लम रिलेटेड भी बता रहे हैं, किससे जुड़ रहा है? यूनिफॉर्म मोशन से जुड़ रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से जुड़ रहे हैं, और इसी में बीच इसमें चर्चा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। जैसे इस पॉइंट पर दोनों के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो भी होगी एक ही होगी, और उसका कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, जैसे यहाँ T1 T2 जो भी नाम दे दीजिए, वो आप मेजर कर सकते हैं। तो अभी हमने ये जो पॉइंट लिया था किससे जुड़ा हुआ था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। एक चीज और ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट को जो शो किया जा रहा है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से हम लेकर, अर्थात जब ओरिजिन कोई मोशन नहीं है t 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बाद हम कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी खींच सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी दिया जा सकता है। जैसे देखिए वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये लिख दिया गया। तो वेलोसिटी टाइम जब ग्राफ आप देखेंगे तो इसमें वेलोसिटी को कांस्टेंट दिखाना है। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया था स्लोप लिया गया था, लेकिन यहाँ पर v को कांस्टेंट दिखाना है, dx/dt मान लीजिए, या अगर आप चाहें तो ये लिख लें dy/dt। तो चलिए हम यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, देखिएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हो सकता है ये तिरछा हो रहा हो, आपको ध्यान देना है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ओरिजिन से ये कोई पॉइंट ले लीजिए ए, और ये बी जो है ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस शो किया गया है। अब यहाँ से जो पोजीशन है, चाहे आप इसको y लिखिए चाहे x लिखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी नाम देना दीजिए। ये डिस्टेंस मीटर रखा गया, समय सेकंड में लिया गया है। तो पर्टिकुलर ये टाइम आगे बढ़ाते जाइए, हर जगह y आना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी है तो y होना चाहिए, यहाँ पर भी होगा y होना चाहिए। अब जब y कांस्टेंट है, देख रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से ये b की वैल्यू क्या शो किया जा रहा है? कांस्टेंट दिखाया जा रहा है। तो ये शो किया गया है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, जिसमें एक ग्राफ आपने देखा कांस्टेंट वेलोसिटी।
अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कह सकते हैं कि v यहाँ कांस्टेंट है तो a 0 हो जाएगा, तुरंत 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, और v कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया, समझ में आया? आज हमने मोशन इन वन डायमेंशन में स्टार्ट किया कि मोशन क्या होता है, और मोशन तक किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस और टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर आपको मोशन में वेलोसिटी पर डिस्कशन किया गया, जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, और यहाँ पर ये ग्राफ में भी दिखाया जा रहा है, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जा रही थी। तो उसको हमने दिखाया तो नहीं था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसमें इंटरवल वगैरह लेकर ही समझ सकते हैं। जैसे कोई एक्स और टी का कोई ग्राफ खींचकर और यहाँ पर लिमिट लेकर दिखाया जा सकता है। ऐसे ये कोई इंटरवल होगा जो कि यहाँ पर शो कर रहा है, ये टाइम का इंटरवल होगा। जैसे टाइम t1 है, t2 है, तो ये इंटरवल डेल्टा टी। यहाँ से यहाँ तक का जैसे s2 है और ये s1 है, तो ये इंटरवल डेल s, ये कोई एंगल है, यहाँ शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एवरेज वाली वैल्यू जो लिखते हैं उसी को फिर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ग्राफ से हमने कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है। अब वेरिएबल की चर्चा होती है। वेलोसिटी वेरिएबल है तो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। तो वेरिएबल वेलोसिटी के लिए हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी ऐसे, ठीक है। तो वेरिएबल वेलोसिटी आप लेते हैं, जैसे इसमें कोई ग्राफ वगैरह खींचना हो, मान लीजिए कि ऐसे कोई ड्रा कर दिया है, एसटी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मान लीजिए इस तरह खींच दिया गया है या इधर से खींच दिया गया है, तो ये वेरिएबल शो कर रहा है। किसी में इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका डिस्कशन होगा। तो ये वेरिएबल शो कर रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेरिएबल है। अब चर्चा होता है एवरेज वेलोसिटी। जैसे आपने देखा वेरिएबल वेलोसिटी हुआ, अब चर्चा होता है एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस हो गया था, एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें कहा गया एवरेज वेलोसिटी को हम पहले भी लिख रहे थे और उसमें दिखाया भी जा रहा था। ये भी लिखने का तरीका है टोटल इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इन रेशियो टू टोटल इफेक्टिव टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट शब्द की चर्चा हो रही है, जैसे S1, S2, S3 डॉट डॉट Sn, और कोई टाइम फंक्शन दिया जा रहा है जैसे T1, T2, T3, Tn, एवरेज के रूप में शो किया जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग कंडीशन दी जाती है। जैसे हम नोट कर दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं और कंडीशन दिया जा रहा है, तो ग्राफ में भी दिखा दे रहे हैं, कंडीशन भी दे दे रहे हैं। ऐसे देख लीजिए कि आपने S1 तय किया कोई दूरी V1 चाल से और T1 समय में, फिर आपने S2 तय किया V2 T2 समय में। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वन डायमेंशन में स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड सेम आ जाएंगे, या जो दूरी और विस्थापन सेम हो जाएंगे। तो किसी निश्चित दिशा में मान लीजिए S1 विस्थापन तय किया गया V1 वेग से T1 समय में, S2 विस्थापन तय किया गया V2 वेग से T2 समय में। इसी तरह से आगे इंटरवल ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा V1
S1/T1 आप रिप्लेस कर दीजिए S1 को, तो देख सकते हैं V1 T1। तो यहाँ हम रखते जा रहे हैं, जैसे V1 T1 V2 T2 डैश कर दे रहे हैं। आगे भी आप लिख सकते हैं, इसको हटा दें। यहाँ पर लास्ट में Vn Tn अपॉन टाइम को जैसे आप लिखे हैं T1 T2 T3 Tn। तो आपने क्या मेजर किया? एवरेज वेलोसिटी। अब इसमें भी कोई कंडीशन दे दिया जाए, जैसे कि टाइम को इक्वल ले लिया जाए, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इस तरह से, और मान लिया जाए कि T। तो फिर देखिए एवरेज वेलोसिटी, इसका सेंस क्या होगा कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे S1 में भी T है, S2 में भी T है, तो डिस्टेंस अलग अलग है, टाइम को इक्वल रख रहे हैं, वेलोसिटी भी अलग अलग है, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है। इसमें आप रखेंगे तो देखिए V1 प्लस V2 V3 Vn, जैसे यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। V3 T3 और कॉमन ले सकते हैं, आपने ऊपर भी T कॉमन ले लिया, और ये n टाइम्स है तो नीचे आपको n इंटू T मिल गया। T कैंसिल हो जाएगा, तो आप एवरेज इस तरह से प्राप्त कर लिए V1 V2 V3 Vn/n। पर्टिकुलर कोई दो ही केस होगा तो V1 प्लस V2/2 हो जाएगा। जैसे हम सिर्फ अगर 2 लेना चाहते हैं, दो ही, तो जो एवरेज आ जाएगा वो V1 प्लस V2 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 लेना होगा 3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, आपको ये हेल्प कर रहा है कि यदि कोई कण यूनिफॉर्म मोशन में या रुजुरेखी गति में नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है, तो हम रुजुरेखी गति या मोशन इन वन डायमेंशन कहेंगे। यदि कोई कण रुजुरेखी गति में एक निश्चित समय अंतराल में अलग अलग दूरी या विस्थापन तय करता है, उनका वेग या चाल का परिमाण अलग अलग होगा और उनका औसत जो है इस तरह से प्राप्त होगा। लेकिन इसी में कुछ कंडीशन चेंज कर दिया जाए, जैसे कि टाइम की बजाय, जैसे हम इसको इंग्लिश में भी रिपीट कर दे रहे हैं, इफ अ पार्टिकल कवर्ड an equal distance in equal time interval, if a particle covered equal distance or displacement in equal time interval, then average velocity obtained as arithmetic mean, जैसा कि आपको दिखाया गया। लेकिन इसी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल चेंज कर दिया। डिस्टेंस को इक्वल ले रहे हैं जैसे इसको, और टाइम को अलग अलग कर दे जैसे T1 T2, तो अनइक्वल टाइम इंटरवल। तो ऐसे में जो न्यू फॉर्मूला आप ले सकते हैं वो क्या बनेगा, देख सकते हैं यहाँ से। तो जो S है कांस्टेंट रहने दीजिए, तो यहाँ पर जो है n टाइम हो जाएगा, n इंटू एस, जितने भी पार्ट होंगे। इसको हटाना चाहेंगे तो S अपॉन ले लीजिए यहाँ से, जैसे कि T1 को हटाना है तो T1 S अपॉन V1, तो यहाँ रख दीजिए। T2 को हटाना है, T3 को हटाना है, ऐसे आप n तक शो कर सकते हैं। ये S कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो जो एवरेज वेलोसिटी आप लेंगे n अपॉन 1/V1 V2 V3 Vn। अगर आप सिर्फ 2 केसेस लेना चाहते हैं, जैसा कि वहां पर भी हमने दिखाया था, तो n को आप 2 ले लीजिए, फॉर 2 केसेस तो 2 ले लीजिए, और यहाँ पर केवल 2 वैल्यू नोट कीजिए, 1/V1 प्लस 1/V2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2V1 V2 अपॉन V2 प्लस V1 या V1 प्लस V2, तो इसको हम लोग हार्मोनिक मीन कहते हैं। तो आपने देखा एवरेज वेलोसिटी 2 पार्ट में आ गया, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो ये आप कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर आते हैं। तो आज का जो लेक्चर मिला, इंट्रोडक्शन ज़्यादा गया है इसमें, लेकिन ये जो टॉपिक है इस पर आपको एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 पेपरों को देखेंगे तो किसी में एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे हमने इसका क्या नाम दिया, अभी आपने सुना, इसमें इसको हमने नाम दिया हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन।
इसका नाम दिया गया था पहले वाले का आर्टिक में। तो एवरेज वेलोसिटी को हार्मोनिक और अर्थमेटिक के रूप में कैसे प्राप्त किया गया था ये आपने देखा। तो आज आपको हमने जैसे वेलोसिटी बताया उसी तरह से आप इसमें स्पीड को भी सॉल्व करेंगे। इसका कोई अलग से कंडीशन नहीं होगा। वन डायमेंशन में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। आज आपका जो टॉपिक पूरा हुआ वो क्या क्या है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिया गया था और यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिया गया था, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिया गया या वेरिएबल लिया गया। तो स्पीड पर और इसको हमने कवर किया। इसी तरह से आप एक्सेलेरेशन या त्वरण पढ़ेंगे और लीनियर इक्वेशन रहेगा। मेन क्वेश्चन क्या आता है, टॉपिक बढ़ रहा है, ठीक है। आप अगले लेक्चर में देखेंगे इसमें किस तरह से ग्राफ खींचा जाएगा और मेजरमेंट कैसा होगा। तो एक दो लेक्चर लगेंगे, फिर हम इसमें प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराएंगे जो आए हुए पीजीटी या टीएसटी के क्वेश्चंस हैं, या जो ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आप बहुत जल्दी ग्राफ को सॉल्व करेंगे या किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो इतने ही है और अगले वीडियो के लिए आप पढ़ते रहें और तैयार रहें।